Hello students, good afternoon. Welcome to IDVN Memorial classes. Let us start a new chapter today, that is binomial expansion. ठीक है, सो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, that is binomial expansion. ये फॉलो अप है कॉम्बिनेशन का. ठीक है, जो अभी हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा उसका यूटिलाइज हम इसमें करेंगे. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी नई चीजें हम देखेंगे. इसमें क्या क्या है, लाइक पास्कल ट्रायंगल क्या है, उसको मेरुप्रस्थ भी कहते हैं. ठीक है, पास्कल ट्रायंगल, ब्लेज पास्कल फ्रेंच मैथमेटिशियन है, उनके नाम पर इस ट्रायंगल का नाम पास्कल ट्रायंगल दिया गया है. सो देखेंगे कि पास्कल ट्रायंगल या मेरुप्रस्थ क्या होता है. ठीक है, सो बाइनोमियल, एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है. बाई मीन्स टू और बाइनोमियल मीन्स टू टर्म. सो हमने बहुत सारे एक्सपेंशन देखे हैं, या लाइक a प्लस बी इज टू द पावर 1 2 3 4. ठीक है, जनरली हमने a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल क्यूब ये फॉर्मूले पढ़े हैं. ठीक है, सो यदि दो फॉर्मूले हो a प्लस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल क्यूब, इसको निकालना तो बहुत आसान है, हमने बहुत बार प्रैक्टिस की है, उससे निकाला भी है और याद भी रखते हैं. लेकिन यदि यही पावर 3 से बड़ी यानी 4 5 या उससे भी बड़ी हो, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से यानी बार बार मल्टीप्लाई करके और उस रिजल्ट को निकालना काफ़ी लेंदी होगा. सो उसके लिए विल फाइंड आउट अ शॉर्टकट मेथड या अलग मेथड, जिससे कि ये कैलकुलेशन हमें आसानी से करने को मिल जाए. ठीक है, सो वो कैसे होगा विल सी नाउ इन बाइनोमियल एक्सपेंशन. ठीक है, सो लेट अस सी समथिंग लाइक, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है, लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये पढ़ा है. और क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, a प्लस बी होल क्यूब भी पढ़ा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, सॉरी हाँ 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ठीक है, इसके अलावा यदि a प्लस बी की पावर 4 हो, यानी a प्लस बी इज रेज टू पावर 4, सो उसको न तो हम याद रखते हैं और न ही कैलकुलेशन इजी है. ठीक है, यदि उससे बड़ी पावर हो जाए, यानी इसका इंडेक्स, इसको a प्लस बी की पावर जो 2 है, यानी a प्लस बी रेज टू पावर 2 इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स ऑफ a प्लस बी. ठीक है, सो a प्लस बी का जो इंडेक्स है, पहले वाले में 2 है, दूसरे में 3 है. पावर को इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं. ठीक है, सो अब देखो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी की पावर 2 है तो इसमें 3 टर्म है, यदि पावर 3 है तो यहाँ 4 टर्म है. टर्म क्या होते हैं, जो प्लस या माइनस से अलग किए हुए हैं, जो मल्टीप्लाई में हो एक सिंगल टर्म काउंट होता है. जैसे यहाँ 2ab, इसमें 3 अलग अलग ये दिए हुए हैं फैक्टर्स, दैट इज 2 एक है, दूसरा a है और तीसरा b है. तीनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2ab एक सिंगल टर्म होगा. उसके अलावा जो प्लस से यानी a स्क्वायर एक टर्म है, 2ab दूसरा टर्म है और b स्क्वायर तीसरा टर्म है. तो जो प्लस या माइनस से अलग किए गए होंगे वो सेपरेट टर्म होंगे. ठीक है, तो अभी तो हमने यहाँ 2 देखा. इसके पहले यदि a प्लस बी की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1. और a प्लस बी की पावर यदि 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी ही होगी. सो हम थोड़ा पीछे से देखते हैं कि a प्लस बी की पावर 0 हो, यानी इंडेक्स यदि 0 हो तो इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है 1. यदि a प्लस बी की पावर 1 हो सो उसमें 2 टर्म. हम क्या देख रहे हैं कि जितना पावर है उससे एक एक टर्म बढ़ते जा रहे हैं. a प्लस बी की पावर 3 हो तो इसमें 3 टर्म है, a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर. यदि इसकी पावर 3 हो तो इसमें कितने टर्म है, 4 टर्म है, एक एक टर्म बढ़ता जा रहा है. उसके अलावा यदि a प्लस बी की पावर 4 हो तो हम कैसे निकालेंगे, a प्लस बी की पावर 4 यानी इंडेक्स ऑफ a प्लस बी इज 4, देन इन दैट केस विल मल्टीप्लाई a प्लस बी विद a प्लस बी होल क्यूब, यानी a प्लस बी की जो होल क्यूब की वैल्यू है उसके साथ a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे. सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होगा. ठीक है,
अब इसे मल्टीप्लाई करके हम देख लें कितना होगा, फिर फाइनली विल राइट द रिजल्ट। यानी ये कितना हो जाएगा, पहले a से इंटू करेंगे तो एज टू द पावर 4 प्लस 3 एज टू द पावर 3b 3 एज टू द पावर 2b स्क्वायर प्लस a इंटू बी क्यूब। उसके बाद b से मल्टीप्लाई करके इस टर्म को हम इसके नीचे लिखेंगे, तो ये a क्यूब b प्लस 3 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4। अब हम इन दोनों को सम कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा, एज टू द पावर 4 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 4a स्क्वायर b हो जाए a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4। ठीक है, ये a प्लस b टू द पावर 4 का फॉर्मूला होगा। सो अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या ऑब्जर्वेशन होगा। सो फर्स्ट लेट अस वाइप आउट दिस एंड इसकी जगह हम a प्लस बी इज टू द पावर 4 लिख ले रहे हैं, कितना होता है। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू एज टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4। और अब इसे भी हम मिटा दिए। ठीक है, सो नाउ जस्ट सी अब इसमें क्या क्या चीजें, हमने 4 एक्सपोनेंट ले लिए a प्लस बी के, 4 नहीं बल्कि 5 हो गए। a प्लस बी टू द पावर 0, a प्लस बी इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 3 एंड 4 तक में। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, जस्ट इस चीज को ध्यान से देखो। पहला क्या है कि यदि जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं और उसका एक्सपोनेंट जितना गिवन है, एक्सपेंशन में उससे एक ज्यादा टर्म है, एक्सपोनेंट जो गिवन है, जैसे पहले में 0 है तो इसमें एक टर्म है, जहां 1 है तो 2 टर्म है, 2 है तो 3 टर्म है, 3 है तो इसमें 4 है, 4 है तो 5, यानी टर्म एक एक करके बढ़ता जा रहा है। दूसरा चीज क्या है कि इसमें जो शुरू वाला है उसमें 1 है। ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर दैट इज 1, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है ना। दूसरे से ध्यान से देखो, ये है a प्लस बी, a में कोई कोएफिशिएंट गिवन नहीं है तो इसे हम क्या एज्यूम करेंगे, ये है 1a एंड दिस इज 1b, यानी a और b के कोएफिशिएंट क्या है, 1 और 1 है। उसी तरह से इसमें 3 टर्म है, इन तीनों के कोएफिशिएंट क्या है, दिस इज 1a स्क्वायर 2ab और इधर 1b स्क्वायर है। उसी तरह से यहाँ 1a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और लास्ट में b क्यूब को हम 1 इंटू बी क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 1a टू द पावर 4 से लेके यहाँ लास्ट क्या है 1 इंटू बी टू द पावर 4। सो यदि हम इनके कोएफिशिएंट को अलग से लिखें तो हम क्या देख रहे हैं, पहले वाले में पहले का कोएफिशिएंट क्या है 1, जब 0 है तो एक ही टर्म है, कांस्टेंट टर्म है 1 है। उसके बाद वाले जो हैं उनके कोएफिशिएंट 1 और 1 है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है यानी a प्लस बी की पावर 2, उसमें क्या है, ये 1 है, यहाँ 2 है और इधर फिर 1 है। ठीक है, थर्ड टर्म यानी जब एक्सपोनेंट 3 है उस केस में कोएफिशिएंट क्या है, दिस इज 1 3, यहाँ 3 है और लास्ट में 1 है। ठीक है, चौथे में 1 4 6 4 और 1 है। अब ध्यान से देखो इस पैटर्न को, तो ये ट्रायंगल का रूप लेते जा रहा है, जिसका जो अपर मोस्ट यानी वर्टेक्स है वो क्या है 1 है, और दो जो स्लांटिंग साइड्स है उसमें भी 1 1 है। ठीक है, इस कोएफिशिएंट से हमने एक पैटर्न बनाया जो कि ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। और अब इसमें देखो ये क्या खासियत है कि जो यहाँ पहला टर्म तो 1 है, उसके बाद जो दो 1 1 है, उसके बाद से एक और पैटर्न दिख रहा है कि इसमें जो दो हैं 1 और 1, इनका सम ठीक इसके नीचे है 2, साइड में सभी 1 है। उसके बाद तीसरे यानी फोर्थ रो में देखो क्या है, यहाँ पर जो 3 है वो क्या है, ऊपर वाले दो नंबर का सम है, 1 + 2 = 3 है, इधर 2 + 1 = 3। 1
हमेशा स्लाइंटिंग साइड पर है, यानी बाहर में 1 है। उसी तरह से जब यहाँ आएंगे तो ये 1 + 3 4 है, 3 + 3 6 है, 3 + 1 4 है और लास्ट में ये 1 है। ठीक है, सो हम यहाँ एक पैटर्न देख रहे हैं और ये पैटर्न एक ट्रायंगल का रूप लेते जा रहा है। ठीक है, सो दिस ट्रायंगल इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल और इसी को मेरु पृष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यदि इसका a + b⁵ 5 हो तो इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे, अब हम डायरेक्टली यहां से पता कर सकते हैं। कौन सा रो, जब 5 है तो इसके बाद वाली रो क्या होगा, यहां 1 होगा, दिस इज 5, ये होगा 10 10 5 एंड 1। समझ में आया, ये हो गया। अगला, जब एक्सपोनेंट 5 हो तो इसमें 6 टर्म होंगे और उनके कोएफिशिएंट ये होंगे। अब देखो, फॉलोइंग दिस पैटर्न, इस पैटर्न को देखते हुए हम इसका एक्सपेंशन बिना कैलकुलेशन के, जैसे हम a + b⁴ के लिए मल्टीप्लाई किए, बट इसको बिना मल्टीप्लीकेशन का भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये कोएफिशिएंट यहाँ गिवन है 5th रो में। सो ये क्या है, 1 × a⁴ क्या है, फर्स्ट में पावर जो है, फर्स्ट टर्म का पावर एक्सपोनेंट के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में a की पावर एक एक कम होती जाएगी और b की पावर एक एक बढ़ती जाएगी। सो यहाँ a की पावर 5 है, b की पावर क्या है, कुछ भी नहीं गिवन है, मीन्स b की पावर 0 है, क्योंकि b⁴ 0 = 1 होगा। सो यहाँ b की पावर 0 है, a की पावर 5, b की पावर 0। अब सेकेंड वाले में कोएफिशिएंट क्या है, 5, a की पावर 1 कम हो जाएगी, दैट इज 4, और b की पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी 0 से 1 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या है, नेक्स्ट 10 है, तो 10 a की पावर कितना हो जाएगा, 1 कम 3, और b की पावर 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज अगले में भी कोएफिशिएंट 10 है, a की पावर 1 और कम हो जाएगी, 2 हो जाएगा, और पावर ऑफ b विल रेज बाय 1, यानी b की पावर 1 और बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट क्या है, 5, इसमें a की पावर 1 हो जाएगी और b की पावर 4। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में कोएफिशिएंट 1 है, इंटू a की पावर 0 हो जाएगी। उसे हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो, और b की पावर क्या हो जाएगी, 5। सो नाउ इसी एक्सपेंशन को यहां भी b की पावर 0 कर लो। ठीक है, अब नाउ फाइनली जब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a⁵ प्लस 5a⁴b प्लस 10a⁴3b² प्लस 10a²b³ प्लस 5ab⁴ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, b⁵5। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a + b⁵ by using this Pascal triangle और मेरु पृष्ठ। ठीक है, सो ये समझ में आया, है ना इंटरेस्टिंग। अब देखो, यदि यहाँ 6 हो, सो 6 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, ये 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ 1 होगा। सो वी कैन कैलकुलेट a + b⁵ once we know these coefficients। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी a⁴ प्लस 6a⁵5b प्लस 15a⁴4b² प्लस 20a⁵3b³ प्लस 15a⁴2b⁴ प्लस 6ab⁵5 प्लस लास्ट में b⁵6। ठीक है, सो हमने देखा कि यदि ये पैटर्न मालूम हो तो हम इनका एक्सपेंशन बिना कैलकुलेशन का भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान देना, हमने बताया था ऑब्जर्वेशन में कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, जितना इंडेक्स है उससे एक ज्यादा है, कोएफिशिएंट उनके क्या है वो हमने देख लिया। अब तीसरा चीज कि जो भी इसमें टर्म्स है a और b, उनका पावर, हर एक टर्म में जो पावर है उसका सम जो इंडेक्स है उसके इक्वल है। जैसे इसमें पहले में a की पावर 1 है तो ये इंडेक्स के इक्वल है, b की भी पावर 1 है,
दूसरे में a की पावर 2 है, सो यहाँ एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ a की पावर 1 है और b की पावर 1, दोनों का सम 2 होगा, सो यहाँ इंडेक्स के इक्वल होगा। यहाँ b की पावर 2 है, a की पावर 0 है, तो ये भी 2 होगा। उसी तरह से हर एक टर्म में जो भी एक्सपोनेंट गिवन है या इंडेक्स गिवन है, हर एक टर्म के जो बाइनोमियल्स के टर्म है a और b, उनके पावर का सम हमेशा इंडेक्स के इक्वल होगा। जैसे इसमें 4 है तो यहाँ a की पावर 4, यहाँ a की पावर 3 और b की पावर 1, 3 प्लस 1 4, यहाँ 2 प्लस 2 4, यहाँ 1 प्लस 3 4, और b अकेले 4 है, a 0 है, यहाँ 4 प्लस 0 4। आया समझ में? तो ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। अब इसको यूज करके कैसे लिखेंगे, ये तो काफी लंबी प्रोसेस है, क्योंकि मान लो हमें 5 मालूम है तब 6 का लिख पाएंगे, लेकिन यदि a प्लस बी टू दी पावर 10 मालूम करना हो तो हमें ये बीच वाले सारे के सारे मालूम होंगे, यानी 7 से लेकर 9 तक, तब हम 10th का कोएफिशिएंट निकाल पाएंगे। सो दिस इज ए टाइम टेकिंग, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ और करने की जरूरत होगी। वो क्या होगा? वो वेरी इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो अब देखो कॉम्बिनेशन में हमने कुछ रिजल्ट्स पढ़े हैं, क्या है यहीं पर मैं बता रहा हूं। NC0 की वैल्यू क्या होती है? NC0 की वैल्यू 1 होती है, और NCN की भी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फिर दूसरा क्या पढ़ा है? NCN माइनस NCR इक्वल टू क्या होता है? NCN माइनस R, ये भी होता है। और NC1 की वैल्यू कितनी होती है? NC1, इसकी वैल्यू n होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा क्या पढ़ा है? NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, वेयर R क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि ये 0 के लिए भी डिफाइन है, 0 के लिए भी रियल नंबर मिल रहा है। अब देखो इसको यूज करके ये जो पहला 1 है, ठीक है, ये 1 किसके इक्वल होता है? NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो इस की जगह हम NC0 लिख दिए। अब ये 1 क्या है? NC1 की भी वैल्यू, जैसे हमने देखा NC1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 के, n के इक्वल। सो 1C1 की वैल्यू क्या होगी? ये भी 1 की, जैसे NC1 1 है तो n की जगह यदि हम 1 करेंगे तो 1C1 की वैल्यू क्या होगी? n के इक्वल, दैट इज 1। उसी तरह से NCN की भी वैल्यू 1 होती है, तो 1C1 की वैल्यू क्या होगी? ये 1C0 यहां लिखेंगे, यहां 1C1 लिखेंगे, ठीक है। सब देखो इस 1 और इस 1 के बदले ही हो गया। नाउ अब तीसरे में ये 1 है, हमने NC0 ले लिया जब 0 एक्सपोनेंट है। 1 वाले में 1C0 1C1, 2 एक्सपोनेंट वाले में ऐसे ही क्या करेंगे? 2C0 2C1 और 2C2। उसके बाद क्या? इसकी भी वैल्यू 2C0, जैसे NC0 1 होता है, 2C0 भी 1 होगा। NC1 n के इक्वल होता है, तो 2C1 2 के इक्वल हो जाएगा। और 2CN यानी NCN फिर 1 होता है, तो यहाँ 1 to 1 हो जाएगा। उसी तरह से इसके लिए क्या करेंगे? 3C0 3C1 3C2 एंड 3C3, ठीक है। उसके आगे वाले के लिए 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। फॉलोइंग दिस पैटर्न, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हम कितना भी नंबर गिवन हो, जैसे एक्सपोनेंट यदि 10 हो तो डायरेक्टली हम 10C0 10C1 10C2 ये एक्सपोनेंट के बदले लिखेंगे, और बाकी पावर वैसे ही, a की पावर फर्स्ट में 10 होगी, दूसरे में एक कम हो जाएगी, तीसरे में और एक कम होगी, और b की पावर एक एक बढ़ती जाएगी। सो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड द रिजल्ट ऑफ एनी ऑफ दिस एक्सपेंशन, ठीक है। पावर कितनी भी हो उस केस में हमें ये पास्कल ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो पैटर्न मिला इसमें हमें प्रीवियस को मालूम करने की जरूरत नहीं है। ओनली जितना नंबर ऑफ एक्सपोनेंट गिवन है या इंडेक्स गिवन है उससे हम ये कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, और फिर फॉलोइंग द सेम पैटर्न हम इसे डेराइव कर लेंगे। तो है इंटरेस्टिंग ना?
इसे नोट करो, अगली क्लास में हम और डिटेल में कुछ बताएंगे। थैंक यू।